हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रानी दुर्गावती के बारे में, जो कि गोंडवाना की शेरनी और बलिदान एवं शौर्य का प्रतीक मानी जाती हैं। रानी दुर्गावती जो गोंडवाना के अलावा भारतीय इतिहास की उन वीरांगनाओं में शामिल हैं जिनका नाम इतिहास की अग्रिम पंक्ति में लिखा जाता है। तो आज हम बात करेंगे वीरांगना रानी दुर्गावती के बारे में, जो कि चंदेल वंश की राजकुमारी और गोंड वंश की या गोंडवाना की शासिका थी। तो आइए हम समझते हैं रानी दुर्गावती के इतिहास को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, रानी दुर्गावती के अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर उनसे रिलेटेड स्टोरी जो है आपको सुननी है। देखिए, अभी हम केवल और केवल रानी दुर्गावती के इतिहास के बारे में बात करेंगे इस सीरीज में, लेकिन जब हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ते हैं और उसमें जब हम गोंड डायनेस्टी की बात करते हैं तो उसमें हम सभी गोंड राजाओं की बात करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं, ये तस्वीरों को आपको ध्यान से देखना है और इन तस्वीरों के माध्यम से आपको क्या याद रखना है कि रानी दुर्गावती से संबंधित प्रमुख जो हैं ये स्थल हैं, जिसमें कि अगर आप ये देख रहे हैं सिंगोरागढ़ जो फोर्ट है, ये मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आप याद रखेंगे, रानी दुर्गावती या गोंड वंश से संबंधित है। ये रानी दुर्गावती की समाधि है जो बरेला ग्राम, और बरेला ग्राम कहाँ पर है याद रखिएगा, जबलपुर में है। तो हम ये लास्ट में भी देखेंगे। अभी ये मदन महल फोर्ट है जो कि जबलपुर में काफ़ी फेमस है, जिसे पिंक स्टेशन के नाम से फेमस है, और ये एक्चुअली में सिंगोरागढ़ फोर्ट का ही पार्ट है। हालांकि एक और फोर्ट है, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ जो उनसे संबंधित है या गोंडों से संबंधित है, जिसको चौरागढ़ फोर्ट कहते हैं। चौरागढ़ का किला, या फिर हम बोल सकते हैं इसको चौगान किला कहते हैं। क्या बोलते हैं? चौगान किला। और ये जो किला है याद रखिएगा, ये किला पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में। कहाँ पर पड़ता है? नरसिंहपुर जिले में। ठीक है, तो ये कुछ किले हैं उनसे संबंधित, लेकिन हम पहले बात करेंगे रानी दुर्गावती के इतिहास के बारे में और उनके जन्म से लेके उनके बलिदान दिवस तक की ये शौर्य गाथा मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम रानी दुर्गावती के बारे में अगर जानते हैं तो हम ये जानते हैं कि वो चंदेल वंश की राजकुमारी और गोंडवाना की शासिका थी। ठीक है, तो अब हम उनका जो है सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, उनका जीवन परिचय देखने वाले, उनके जन्म की कहानी देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा, रानी दुर्गावती का जो जन्म है वो चंदेल राजा कीरत राय या कीर्ति सिंह चंदेल, अगर आपको ऑप्शन में ये नाम नहीं मिलता है तो आपको ऑप्शन में एक दूसरा नाम मिलेगा और वो होंगे सालीवाहन राजा। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो रानी दुर्गावती थी वो किसकी पुत्री थी, तो ऑप्शन में कीर्तिराज चंदेल मिलेंगे या कीर्ति चंदेल मिलेंगे, या फिर आपको मिलेंगे, ये नहीं होंगे तो आपको सालीवाहन की पुत्री के तौर पे उनका नाम याद रखना है। तो कालिंजर का जो किला है जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर 5 अक्टूबर 1524 को उनका जन्म होता है। 5 अक्टूबर 1524 को रानी दुर्गावती का जन्म कालिंजर के किले में राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर में हुआ था। क्योंकि उनका जो जन्म है वो दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, इसीलिए उनका जो नाम है वो क्या रखा गया था? दुर्गावती। ठीक है, दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म लेने के कारण रानी दुर्गावती का नाम दुर्गावती रखा गया। कालिंजर का जो किला है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आता है। जब रानी दुर्गावती का जन्म होता है तो उनकी जो माँ है, उनकी माँ का निधन जो है बचपन में हो जाता है, और जब रानी दुर्गावती की माँ की मृत्यु हो रही थी तो उन्होंने राजा कीर्ति सिंह चंदेल से एक वचन लिया, और उस वचन में उन्होंने कहा था कि आप मुझे वचन दो कि आप इस पुत्री का जो है पालन पोषण एक पुत्र की तरह करेंगे, और जब भी इसकी शादी करेंगे तो इसकी स्वेच्छा यानी इसकी मर्जी से करेंगे। राजा जो कीरत सिंह चंदेल थे या कीरत राय थे, उन्होंने बड़े ही सम्मान से उनका नाम लिया जाता था बुंदेलखंड में, क्योंकि राजा कीर्ति सिंह चंदेल का संबंध उस महान चंदेल वंश से था जिसके महान राजा विद्याधर चंदेल ने महमूद गजनवी से संघर्ष किया था, या महमूद गजनवी से, याद रखिएगा महमूद गजनवी को पराजित किया था राजा विद्याधर चंदेल ने। ठीक है, और खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों के निर्माण के लिए ये राज्य जाना जाता था। तो ये कुछ बेसिक बातें, उनके पिता का नाम, उनके जन्म की बात हो गई। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, इसमें एक और बात याद रखना है, उनके पिता ने उनका पालन पोषण पुत्र की तरह किया था। बचपन से ही उन्हें तीरंदाजी, घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी थी, क्योंकि वो एक राजपूत कुल में जन्मी थी, और वैसे भी राजपूतों के यहाँ चाहे पुत्र हो या पुत्री हो उनको सैन्य शिक्षा दी जाती थी। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं, रानी दुर्गावती के विवाह की बात करते हैं। रानी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ, कब हुआ?
तो यहाँ पर रानी दुर्गावती के विवाह के बारे में हम एक सामान्य सी बात करेंगे और एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जब कन्या दुर्गावती विवाह योग्य हुई तब 1542 में उनका विवाह गोंड राजा संग्राम शाह के पुत्र, याद रखिएगा, दलपत शाह के साथ हुआ था। दोनों पक्षों की जाति अलग थी, इसीलिए एक कहानी जो है यहाँ पे स्टार्ट होती है। 1524 में जन्म हो रहा है, 1542 में उनकी शादी हो रही है। तो दो बातें आप याद रखिएगा, उनका जो विवाह है वो गोंड वंश के महान राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ संपन्न होता है। अब यहाँ पे एक स्टोरी है, जैसे आप कह सकते हैं कि ये स्टोरी संभवतः मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपको इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। देखिए, इस समय गोंड राज्य ज़्यादा बड़ा था। गोंड राज्य के पास 52 किले थे और लगभग दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का जो काफ़ी बड़ा हिस्सा है वो गोंडवाना साम्राज्य के अंतर्गत आता था और उसके राजा थे राजा संग्राम शाह। उनके जो पुत्र थे, उनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम दलपत शाह, छोटे पुत्र का नाम चंद्र शाह था। तो यहाँ पर हम दलपत शाह की बात करने जा रहे हैं और रानी दुर्गावती के पिता जो चंदेल वंश के शासक हैं कीर्तिराज चंदेल की बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर होता ये है कि एक तरफ है गोंड और एक तरफ है राजपूत चंदेल। ये उस समय की बात है जब राजपूत जो हैं अपनी कन्याओं का जो विवाह है वो गैर राजपूतों से नहीं करते थे। अब समस्या ये थी कि किस प्रकार कीर्तिराज चंदेल इस विवाह के लिए तैयार होते हैं। तो इसमें एक छोटी सी कहानी पहले ये है कि जो हमारी रानी दुर्गावती हैं, जब वो युवावस्था में थी तो वो क्या करती थी, अपनी 2 सहेलियों के साथ एक शिव मंदिर में जाती थी। वो शिव जी की बड़ी भक्त थी और वो अक्सर वहाँ जाया करती थी। जब वो अक्सर वहाँ जाया करती थी तो एक बड़े वृक्ष के नीचे वो अक्सर रुका करती थी और वहाँ पर एक बाबा जी बैठते थे और उनको डेली नमस्ते करती थी। तो वो बाबा जी के पास जाकर बाबा जी जो है उनको जो है कहानियाँ सुनाते थे। तो जब भी दुर्गावती उनके पास जाती थी और वो कहती थी बाबा जी किसी राजपूत राजा की कहानी सुनाओ, तो बाबा जी उनको जो है राजपूत राजाओं की शौर्य की, वीरता की कहानी सुनाते थे। इससे उनको बड़ा अच्छा लगता था। उन्हीं बाबा जी के द्वारा जो है एक बार कहानी सुनाई गई थी गोंड शासक संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह की। और दलपत शाह के बारे में उन्होंने बताया था कि दलपत शाह बड़े ही वीर, साहसी और योग्य व्यक्ति हैं, योग्य राजकुमार हैं जो मुगलों से संघर्ष ले रहे थे और उन्होंने मुगलों का रास्ता जो है मध्य भारत में रोक रखा था। यानी गोंडवाना एक शक्तिशाली राज्य था और उसके राजकुमार थे राजा दलपत शाह। राजा दलपत शाह बोल सकते हैं या राजकुमार दलपत शाह बोल सकते हैं, जो कि संग्राम शाह के पुत्र थे। अब आगे क्या होता है, यहीं से जो हमारी राजकुमारी दुर्गावती है उनके मन में जो है राजा दलपत शाह के प्रति जो है एक तरीके से प्रेम होता है या वो मनी मन उनको पसंद करने लगती हैं। सेम कहानी जो है दलपत शाह के साथ होती है। दलपत शाह ने भी रानी दुर्गावती के बारे में सुन रखा था कि रानी दुर्गावती काफ़ी सुंदर है, बड़ी वीर है, साहसी, और वो शिकार के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी, उनका निशाना बड़ा तेज था। तो दलपत शाह भी संभवतः उनको मनी मन पसंद करने लगे थे। अब यहाँ पे समझना है दोनों राज्य अलग हैं और दोनों एक दूसरे के एक तरीके से विरोधी कह सकते हो, क्योंकि गोंड और राजपूतों में बहुत डिफरेंस था। उस समय की बात कर रहा हूँ। अब एक दिन क्या होता है, जब रानी दुर्गावती अपनी 2 सहेलियों, एक का नाम श्यामा और एक का नाम कुछ और था, उनके साथ जब वो शिव मंदिर में जा रही थी तो उस दिन क्या है, शाम का समय हो गया था और उसी समय वो देखती हैं कि उस मंदिर के पास पेड़ के नीचे अंधेरे में 2 व्यक्ति खड़े थे। वो 2 व्यक्ति जो है, अब रानी जो है उस समय जब अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी तो उनमें से एक व्यक्ति जो है वो डरता हुआ आया और रानी के पास आकर खड़ा हुआ और उसने पूछा क्या आप ही राजकुमारी दुर्गावती हैं? तो उन्होंने कहा, उनकी जो सहेली है उन्होंने कहा हाँ मैं ही राजकुमारी दुर्गावती हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि वो एक पत्र जो है वो रानी दुर्गावती को देता है। रानी दुर्गावती ने पूछा ये किसका पत्र है और क्या, तो उन्होंने बताया है कि गोंड वंश के राजा दलपत शाह का पत्र है और इस पत्र को उन्होंने मुझे आपको देने के लिए कहा था। जैसे ही रानी दुर्गावती ने उस पत्र को पढ़ा तो उसमें उन्होंने सबसे पहले ये लिखा था, दलपत शाह ने लिखा कि इस तरीके से मैंने आपको ये पत्र लिखा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और इसके बाद क्या होता है यहाँ पर आपको सुनना है। तो उन्होंने क्षमा के लिए कहा, मतलब उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले, देखिए मेरे मन में आपसे विवाह करने का जो है विचार आया है और मैं आपकी मर्जी पहले जानना चाहता था, इसीलिए मैंने पहले आपको पत्र लिखा है, वरना मैं ये पत्र आपके पिता को भेजने वाला था। तो रानी दुर्गावती ने उस पत्र को पढ़ा और जब वो बाद में मंदिर से नीचे उतर रही थी तो उन दोनों सैनिकों ने रानी दुर्गावती के सामने जाकर फिर से जवाब पूछा। तो रानी दुर्गावती ने ये कहा कि आप राजकुमार को हमारा नमस्ते कहना, और इसके बाद वो चली जाती हैं। इसके 1 सप्ताह बाद जो हमारे दलपत शाह हैं वो अपना एक पत्र जो है वो राजा कीर्तिराज चंदेल को भेजते हैं।
अब जब कीर्तिराज चंदेल को ये पत्र मिला तो वो बड़े चिंतित हो गए, क्योंकि वो राजपूत थे और गोंड राजा का जो बेटा है दलपत शाह वो उनकी पुत्री से शादी करना चाहता है। तो इसी असमंजस में क्या होता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो उन्होंने राजपूतों की एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में, एक सभा में ये डिस्कस किया गया क्या हमें दुर्गावती का विवाह जो है चंदेल वंश की जो राजकुमारी उनका जो विवाह है वो गोंड वंश के राजकुमार से करना चाहिए। तो यहाँ पर सभी राजपूतों ने अपनी तलवार निकाली और कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि गोंड हमसे जो है अलग है और राजपूत जो है एक तरीके से उच्च जाति में आते थे, तो इसलिए राजपूतों ने मना कर दिया। लेकिन यहाँ ये बात आप भूल मत जाना कि इस समय चंदेल राज्य एक छोटा राज्य है और गोंडवाना एक साम्राज्य है जिसमें 52 किले आते हैं और गोंड इस समय काफ़ी शक्तिशाली थे। तो जब राजपूतों ने यह तय किया कि वो विवाह नहीं करेंगे तो इसका सीधा सा मतलब था कि राजा दलपत शाह और राजा संग्राम शाह, यानी संग्राम शाह अपने पुत्र दलपत शाह के साथ इस क्षेत्र पर हमला भी कर सकते, और ऐसा हुआ भी। जो स्टोरी मिलती है उसमें यही कहा गया है कि राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह ने जो है महोबा राज्य पर, यानी जिसे हम चंदेल राज्य कह रहे हैं, उस पर हमला कर दिया और इस युद्ध में जो है राजा कीर्तिराज चंदेल की हार होती है और बाद में रानी दुर्गावती का जो विवाह है वो गोंड वंश के जो राजकुमार है यानी दलपत शाह के साथ संपन्न होता है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, इस तरीके से उन दोनों का विवाह होता है जो मैंने आपको बता दिया। तो दोनों पक्षों की जाति अलग थी, इसलिए स्टोरी सुनाना जरूरी थी। तो राजा संग्राम शाह का राज्य बहुत ही विशाल था, उनके राज्य में कितने 52 किले थे, सोचिएगा बहुत बड़ा राज्य था उनका राज्य। वर्तमान अगर हम बात करें तो मंडला पूरा आता था, जबलपुर पूरा आता था, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, भोपाल, सागर, दमोह और वर्तमान छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैला था। यानी गोंडवाना एक बड़ा साम्राज्य था जिसे गढ़कटंगा या गोंडवाना के नाम से जाना जाता था। अब इसमें आपको एक और बात याद रखनी है कि गोंड राजवंश और राजपूतों के इस मेल से शेरशाह सूरी को करारा झटका लगा, क्योंकि अब क्या हुआ कि दो लोग बड़े पावरफुल थे और दोनों एक हो गए, चंदेल और गोंड मिल गए। इस समय शेरशाह सूरी दिल्ली का सुल्तान था और उसने जो है कालिंजर पर हमला किया था, याद रखिएगा। इसी समय 1545 में उसने कालिंजर पर हमला किया था। तो एक छोटी सी जानकारी ये भी है कि शेरशाह सूरी ने 1545 को कालिंजर पर हमला किया और बड़ी मुश्किल से कालिंजर के किले को जीतने में सफल हो गया, परंतु अचानक बारूद में विस्फोट हुआ जिससे वो मारा गया था। अब शादी हो गई है दुर्गावती की और दुर्गावती गोंड राज्य की जो है क्या बनी है, राजकुमारी बनी है। हम इस स्टोरी पे चर्चा नहीं करेंगे, हम रानी दुर्गावती की स्टोरी पे ही चर्चा करेंगे क्योंकि अभी स्टोरी ये लंबी है थोड़ी सी, ठीक है। 1545 में रानी दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम था वीर नारायण रखा गया, याद रखिएगा। लेकिन 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई जो कि गोंड वंश के शासक थे और इस दुख की घड़ी में रानी को अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण को जो है क्या किया, राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं राजकाज की बागडोर संभालनी पड़ी। कुल मिलाकर आपने अभी तक ये जाना कि उनका जन्म कैसे हुआ, उनके पिता कौन थे, उनका विवाह कब और कैसे हुआ, और अब हमने इसमें से काम की चीज़ें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि उनका जो पुत्र है कब होता है 1545 में और 1550 में राजा की मृत्यु हो जाती है। जब राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई जो कि गोंड वंश के राजा थे, संग्राम शाह के बाद दलपत शाह राजा बने थे और दलपत शाह 1550 में स्वर्गलोक सिधार गए। उनके बाद क्या हुआ, रानी दुर्गावती की जो राजधानी याद रखिएगा ये सिंगोरागढ़ है, याद रखेंगे। सिंगोरागढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये उन्होंने अपनी राजधानी बना रखी थी और आगे याद रखिएगा ये जबलपुर दमोह मार्ग पर स्थित है लेकिन डिस्ट्रिक्ट दमोह लगता है। रानी दुर्गावती की प्रतिमा से 6 किलोमीटर दूर स्थित, याद रखिएगा, सिंगोरागढ़ का किला बना हुआ है। सिंगोरागढ़ के अतिरिक्त मदन महल और इन किलों की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये कुछ जानकारी है उनके राज्य के बारे में कि रानी का राज्य वर्तमान जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, ठीक है, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ के आदि क्षेत्रों में फैला हुआ था। अब यहाँ से हम आगे बात कर रहे हैं और अब आपको थोड़ा सा स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए, रानी दुर्गावती गोंडवाना राज्य की रानी बन चुकी हैं। उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाया और गोंडवाना राज्य की संरक्षिका के तौर पर वो शासन करने लगी। रानी दुर्गावती के 2 विश्वसनीय सेनापति थे, 2 विश्वसनीय सलाहकार थे जिनकी सलाह से वो अपने राज्य का संचालन कर रही थी। उनका नाम है, एक का नाम था सेनापतियों में आधार सिंह कायस्थ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम ओरिएंटेड है जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आधार सिंह कायस्थ और दूसरे थे ठाकुर मान सिंह, ये 2 उनके मुख्य सेनापति और मुख्य सलाहकार थे। इन्हीं की सहायता से वो अपने राज्य का अच्छे से संचालन कर रही थी। रानी दुर्गावती ने 1550 से 1564 तक सफलतापूर्वक शासन किया। रानी दुर्गावती के शासनकाल में प्रजा बहुत सुखी थी और उनका राज्य भी लगातार जो है क्या कर रहा था, प्रगति कर रहा था और रानी दुर्गावती के शासनकाल में उनके राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई।
कुल मिलाकर रानी दुर्गावती ने 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु के बाद राज्य संभाला। 1564 तक उन्होंने जो है राज्य का संचालन किया और इस समय में लगभग ये 16 वर्षों में उनका जो राज्य है गोंडवाना काफ़ी समृद्ध हो गया और उसकी चर्चा जो है दूर दूर तक होने लगी और रानी दुर्गावती का जो नाम है वो दूर दूर तक फैल गया। और जब किसी का नाम दूर दूर तक फैलता है और कोई तरक्की करता है तो किसी ना किसी की नज़र लगती है। और आइए अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। इस बीच उनके राज्य पर 2 हमले होते हैं। थोड़ा सा उनके राज्य के बारे में भी लिखा हुआ है, उनके कुछ निर्माण कार्यों के बारे में भी लिखा है, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड है तो मेरा काम है आपको बताना। रानी दुर्गावती ने अपने शासनकाल में कई मंदिर, इमारतें और तालाब बनवाए थे। इसमें खासकर तालाब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें सबसे प्रमुख है जबलपुर का रानी तालाब। ये उन्होंने अपने नाम पर बनवाया था, जबलपुर का रानी ताल जिसको बोलते हैं। दूसरा, रानी दुर्गावती ने अपने नाम पर बनवाया था। उन्होंने अपनी दासी, जिसका एक नाम था चेरी ताल, उनकी दासी थी चेरी, जिसके नाम पर उन्होंने चेरी ताल बनवाया। तो जबलपुर का रानी ताल, चेरी ताल, और उनके सेनापति जिसका नाम था आधार सिंह, आधार सिंह के नाम पर आधार ताल का निर्माण करवाया। तो 3 तालाब जबलपुर में उनके द्वारा बनवाए गए। कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इस समय एक और बात है, रानी दुर्गावती ने अपने शासनकाल में जात पात से दूर रहकर सभी को सम्मान दिया, अधिकार दिए। उनके शासनकाल में गोंड, राजपूत और कई मुस्लिम सेनापति भी मुख्य पदों पर आसीन थे। यानी दुर्गावती जो है काफ़ी अच्छी रानी थी और उन्होंने योग्यता के आधार पर लोगों को पद दिए। अब आते हैं रानी दुर्गावती का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वल्लभ संप्रदाय के एक बहुत प्रसिद्ध संत थे। रानी दुर्गावती ने वल्लभ संप्रदाय के स्वामी विट्ठलनाथ का स्वागत किया था और उनको कई सारे जो गाँव हैं वो क्या किए थे, वो भेंट किए थे। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि कौन से संत को उन्होंने दान दिया था या कौन से संत गोंडवाना राज्य की यात्रा पर आए थे। तो याद रखिएगा, वल्लभ संप्रदाय के स्वामी विट्ठलनाथ। ठीक है, कौन थे? स्वामी विट्ठलनाथ। रानी दुर्गावती को उनकी कई विशेषताओं के कारण जाना जाता था। वो बहुत सुंदर होने के साथ साथ बहादुर और योग्य शासका थी। उन्होंने दुनिया को यह बताया कि दुश्मन की आगे, यानी दुश्मन के आगे शीश झुकाकर अपमानजनक जीवन जीने से बेहतर है मृत्यु का वरण करना। ठीक है, तो ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। अब हम बात करते हैं उन पे हुए 2 हमलों की। पहला हमला होता है बाज बहादुर की तरफ से और दूसरा हमला होता है अकबर की तरफ से। दोनों की कहानी को समझेंगे और फिर हम इसको ख़त्म करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको इस थोड़ी सी स्टोरी को सुनना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से गोंडवाना राज्य फैला हुआ था और किस तरीके से गोंडवाना राज्य को आप समझ सकते हैं। हम ये जानते हैं कि एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था मालवा। मालवा आपने सुना है। मालवा जो राज्य था, इस मालवा जो राज्य था, इस मालवा राज्य का एक शासक था जिसका नाम था बाज बहादुर। बाज बहादुर यूं तो बेसिकली जिसके लिए फेमस है वो अपनी प्रेम कहानी के लिए फेमस है। उसकी जो पत्नी थी रानी रूपमती, जिनसे प्रेम के लिए वो बड़ा प्रसिद्ध था। रानी रूपमती और बाज बहादुर ये मालवा के शासक थे। ये एक अफगान शासक था, सुजात खां का लड़का था। और इस समय अगर आप ये देखेंगे, यहाँ पर ये केसरिया, ये देख रहे हैं आप, ये जो है ये गोंडवाना साम्राज्य था। गोंडवाना एक बड़ा राज्य था, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, गोंडवाना राज्य। और इस गोंडवाना राज्य की जो शासिका है वो है हमारी रानी दुर्गावती, जो अपने 2 सेनापतियों के साथ राज्य का संचालन कर रही हैं। एक सेनापति का नाम आधार सिंह कायस्थ और एक का नाम था ठाकुर मान सिंह। इसी समय एक छोटा सा राज्य और उनके पास में था। आप सब जानते हैं इस राज्य का नाम था रीवा राज्य। कौन सा राज्य था? रीवा राज्य। पहले आपको स्टोरी को सुनना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो व्यक्ति है मालवा का शासक, इसने सोचा कि रानी तो अकेली हैं गोंडवाना की और एक महिला है। अब इसमें 2 बातें हैं कि वो रानी पे भी संभवतः नज़र रखता था और ये सोचता था कि रानी जो है एक महिला है और इनके राज्य को आसानी से जीत सकता है। इसीलिए उसने क्या किया, रानी दुर्गावती पर हमला किया और दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें बाज बहादुर की बुरी पराजय होती, यानी वो बुरी तरह से हार गया और रानी दुर्गावती की कीर्ति और यश बढ़ गया कि उन्होंने मालवा के एक अफगान शासक बाज बहादुर को बुरी तरीके से हरा दिया। और याद रखिएगा, मालवा के शासक बाज बहादुर की बुरी किरकिरी होती है क्योंकि वो एक महिला से हार गया। इसने 2 बार रानी के राज्य को जीतने का प्रयास किया परंतु ये असफल रहा। ठीक है, तो उसने जो है अपना ये सपना छोड़ दिया रानी के राज्य को जीतने का, क्योंकि वो एक संगीतकार के तौर पे भी प्रसिद्ध है, गाने के लिए जाना जाता है और रानी रूपमती के प्रेम के लिए जाना जाता है, तो वो उसी चीज़ में खो गया। अब कुछ समय बाद यहाँ पर एंट्री होती है खलनायक की। अब वो खलनायक कौन है आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। उस खलनायक का नाम है अकबर। अभी अभी एनसीईआरटी के सिलेबस में चेंज हुआ है, जिसे अकबर महान कहते थे, अब अकबर को एक क्रूर शासक के तौर पर एनसीईआरटी में दर्ज कर दिया गया है। अकबर ने सबसे पहले क्या किया, इस मालवा को जीत लिया।
1561-62 में याद रखिएगा 61 से 62 के बीच ये जो पूरा का पूरा मालवा है ये ग्रीन हो गया और इसी मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। बाज बहादुर जो है पराजित होता है और याद रखिएगा रानी रूपमती ने आत्महत्या कर ली थी और बाद में बाज बहादुर अकबर के दरबार में गया, संरक्षण लिया और बाद में उसने भी जो है रानी रूपमती की दरगाह उस पे कब्र पर जाकर अपना सिर पटका और जो है उनके वियोग में अपना दम तोड़ दिया। बाज बहादुर रानी रूपमती दोनों की प्रेम कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। इसी समय क्या होता है कि अकबर का एक सेनापति पहले तो मालवा को जीतता है। हम इसमें सेनापतियों की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अभी पूरा गोंडवाना नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हमारा उद्देश्य है रानी दुर्गावती की स्टोरी को कवर करना, ठीक है। जब हम दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे तो उसमें फैक्ट बताऊंगा कि किसने हमला किया, कौन था, आदम खां, समझ रहे हैं आप, पीर मोहम्मद और आदम खां ने इसको जीता था। फिर क्या होता है, इसी समय जो रीवा राज्य है, रीवा राज्य भी जो है ग्रीन हो गया क्योंकि ये भी मुगलों के अधिकार में आ गया। मुगल सेनापति ने इसको भी जीत लिया। तो रीवा राज्य का जो राजा था उसने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और कड़ा यानी इलाहाबाद जिसको कहते थे, ये जो इलाहाबाद है वो मुगलों का एक सूबा था, सूबेदार रहता था इलाहाबाद में, ठीक है। तो इलाहाबाद की सेना ने आकर जो है रीवा राज्य को जीत लिया। अब आप देखो मालवा और रीवा राज्य दोनों ही मुगलों के अधिकार में हैं और इन दोनों की जो सीमाएं हैं वो किससे टच होने लगी हैं, इन दोनों की ही सीमाएं टच होने लगी हैं गोंडवाना साम्राज्य से। इसका मतलब ये है कि अब मुगल साम्राज्य की सीमाएं गोंडवाना को छूने लगी और अब ये जरूरी था। दो पड़ोसी इतिहास में कभी अच्छे दोस्त नहीं होते और इसका मतलब ये है कि अब संघर्ष होने वाला है मुगलों और रानी दुर्गावती के मध्य या मुगलों और गोंडों के मध्य। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होगी और कब होगी, आइए ये समझते हैं। रानी दुर्गावती जिनके पास दो नायाब चीज़ें हैं, एक उनका सेनापति बहुत वीर है जिनका नाम है आधार सिंह कायस्थ, काफ़ी योग्य थे। आधार सिंह कायस्थ उनके सेनापति थे और साथ साथ उनका एक सफ़ेद हाथी बड़ा फेमस था जिसका नाम था क्या, सरमन हाथी। ये रानी का बहुत प्रिय हाथी था और ये वाइट हाथी था जो रानी को बहुत पसंद था। तो इस हाथी और इस सेनापति के चर्चे अकबर तक भी थे। अब अकबर कोई ना कोई तो रीजन ढूंढेगा ना लड़ने के लिए। अचानक अगर हमला करेगा तो क्या बताएगा कि हमने क्यों हमला किया, और दूसरे राज्य भी तो देखेंगे। तो लड़ने के लिए कोई वजह चाहिए। लड़ने की पहली वजह तो है सीमा। अब अकबर ने इनको एक लेटर भेजा रानी दुर्गावती को और उसमें ये लिखा कि आप अपने सेनापति आधार सिंह कायस्थ और अपने हाथी सरमन को हमारे पास भेज दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है और हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। रानी ने अकबर के इस प्रस्ताव को जो है ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम जो है याद रखिएगा हम गोंडवाना की शासिका हैं और आपके इस धमकी से डरने वाले नहीं हैं। तो रानी ने जब ये जवाब दिया तो इसका मतलब ये है कि अब मुगल सेनाएं गोंडवाना राज्य पर हमला करेंगी, हाँ या ना। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है, पहले रानी दुर्गावती और अकबर की लड़ाई से पहले किसकी लड़ाई हुई थी, रानी दुर्गावती और बाज बहादुर की, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाज बहादुर ने लगभग कम हमला किया था। बाज बहादुर ने 1556 में जो है रानी दुर्गावती पर हमला कर दिया। रानी की सेना बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी और बाज बहादुर को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और रानी दुर्गावती की सेना की जीत हुई। युद्ध में बाज बहादुर की सेना का बहुत नुकसान हुआ और इस विजय के बाद रानी का नाम और प्रसिद्धि जो है अधिक बढ़ गई थी, ठीक है। बाज बहादुर कौन था, सुजात खां का लड़का था। सुजात खां एक अफगान था। अब रानी दुर्गावती और अकबर की लड़ाई ये सबसे फेमस है। 1564 का ये संघर्ष है और इस संघर्ष ने रानी को और अमर बना दिया, रानी को और महान बना दिया। अब हम इसी संघर्ष की बात करने वाले हैं। आइए संघर्ष को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1562 में अकबर ने मालवा पर आक्रमण कर मालवा के सुल्तान बाज बहादुर को पराजित कर दिया और अधिकार कर लिया मालवा पर, ठीक है। अब मुगल साम्राज्य की सीमा रानी दुर्गावती के राज्य की सीमाओं को क्या करने लगी, छूने लगी। वहीं दूसरी तरफ अकबर के आदेश पर उसके सेनापति अब्दुल माजिद खान ने रीवा राज्य पर भी अधिकार कर लिया, तो रीवा भी उनके अधिकार में आ गया और अकबर अपने साम्राज्य को और अधिक बढ़ाना चाहता था। इसी कारण वह गोंडवाना साम्राज्य को हड़पने की योजना बनाने लगा, जैसा कि मैंने आपको इस डायग्राम में बताया, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब लड़ाई की शुरुआत कैसे करेंगे, तो रानी दुर्गावती के पास अकबर ने एक संदेश भिजवाया जिसमें लिखा था कि वह अपने प्रिय हाथी सरमन और सूबेदार आधार सिंह को मुगल दरबार में भेज दें। रानी अकबर के मंसूबों को भली भांति परिचित थी। उन्होंने अकबर की बात मानने से इनकार कर दिया और अपनी सेना को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दे दिया। अकबर ने सेनापति आसफ खां, ये इंपॉर्टेंट है, आसफ खां को गोंडवाना साम्राज्य पर अटैक करने का आदेश दे दिया और इस प्रकार संघर्ष होने जा रहा है। अब आपको संघर्ष को समझना है। यानी जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो रानी का राज्य है, रानी का राज्य कौन सा है, रानी का राज्य जो गोंडवाना था, ये वाला गोंडवाना साम्राज्य,
ये दो ओर से मुगल साम्राज्य से घिर चुका है। यानी गोंडवाना जो राज्य है इसकी जो सीमा है दो ओर से मुगलों से लग गई है, या आप ऐसे भी समझ लीजिए कि तीन ओर से। ये जो पूरा इलाका था, ये वाला भी, ये वाला जो इलाका है ये मुगल साम्राज्य का पार्ट ऑलरेडी बन चुका था। या क्या बन चुका था? ये मुगल स्टेट बन चुका था, यानी मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। और ऊपर के दोनों हिस्सों से जो है गोंडवाना मुगल राज्य से सीमा साझा करता था। इसीलिए अब युद्ध जरूरी हो गया और गोंडवाना राज्य की जो रानी दुर्गावती है, रानी दुर्गावती का जो पुत्र है उनका नाम याद रखिएगा वीर नारायण, जो युद्ध में उनके साथ लड़ने के लिए तैयार है। तो रानी दुर्गावती अपने पुत्र वीर नारायण और अपने सेनापतियों के साथ युद्ध भूमि में तैयार हो जाती हैं और अकबर की सेनाओं का सामना करने के लिए तैयार हैं। याद रखिएगा अकबर बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन गोंडवाना भी कम नहीं है। अब लड़ाई की जो है तैयारियां यहाँ पर हो जाती हैं। और अब युद्ध कैसे होता है? तो युद्ध की कहानी सिंपल सी है। देखिए रानी को पता था, देखिए जब रानी दुर्गावती पर मुगल सेनाओं ने हमला किया तो पहला जब हमला किया आसफ खां के द्वारा, जो मुगलों का सेनापति था, अकबर का सेनापति, तो उस पहले हमले में रानी दुर्गावती की जो गोंड सेना थी उस सेना ने मुगलों की सेना को खदेड़ दिया। याद रखिएगा पहली दिन की लड़ाई में रानी बड़ी हावी रही और युद्ध रुक जाता है। रानी चाहती थी कि हम इस युद्ध विराम में रात के समय भी जो है मुगलों पर हमला करें और उनको खदेड़ दें, लेकिन उनके सेनापतियों ने ऐसा करने की सलाह नहीं दी और उन्होंने कहा कि नहीं, कल हम लड़ेंगे। अब आसफ खां जो कि अकबर का सेनापति था वो अपनी हार से तिलमिलाया हुआ था और वो बदला लेना चाहता था। तो दूसरे दिन उसने अपनी सेना को थोड़ा और बड़ा किया और बड़ा करके जो है रानी पर हमला कर दिया। रानी जो है पुरुष वेश में सैनिक रूप धारण करके जो है मुगलों से संघर्ष कर रही थी। इसी समय रानी के पास एक तीर जो है आता है और उनकी गर्दन में लग जाता है, उनके पास शरीर में लग जाता है, जिससे वो मूर्छित हो जाती हैं। जब उनको बाहर ले जाने की कोशिश की गई तो उन्होंने मना कर दिया और कुछ समय पश्चात जो है रानी जब दोबारा उनको होश आता है और वो लड़ती हैं तो देखती हैं कि वो चारों ओर से जो है किससे, मुगलों से घिर चुकी थी। जब वो चारों ओर से मुगलों से घिर चुकी तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने कहा था कि मैं जीते जी दुश्मन के हाथ नहीं आऊंगी और जीते जी मैं अपने शरीर को दुश्मन को हाथ नहीं लगाने दूंगी। तो जब वो मुगलों से घिर जाती हैं तो उन्होंने अपनी तलवार लेकर जो है अपने आपको खत्म कर लिया। लेकिन इसमें एक बात यह है कि जब वो चारों ओर से घिर जाती हैं तो उनके सेनापति आधार सिंह कायस्थ उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि रानी आप यहाँ से सुरक्षित चली जाइए। तो रानी जाने से मना करती हैं। रानी अपने सेनापति से कहती हैं कि अपनी तलवार लो और मेरा सर काट दो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो पकड़ी जाए और मुगलों के कैद में जाएं, मुगल उनको हाथ लगाएं। तो जब रानी ने अपने सेनापति से ऐसा करने के लिए कहा तो सेनापति ने मना कर दिया। तो उन्होंने अपनी कटार से लेकर जो है अपने आप को समाप्त कर लिया और इस प्रकार रानी ने अपना बलिदान दे दिया। तो देखिए आइए, आसफ खां एक विशाल सेना लेकर रानी पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। रानी दुर्गावती जानती थी कि उनकी सेना अकबर की सेना के आगे बहुत छोटी है। युद्ध में एक और जहां मुगलों की विशाल सेना आधुनिक अस्त्र शस्त्र के साथ प्रशिक्षित सेना थी, वहीं रानी दुर्गावती की सेना छोटी और पुराने हथियार जो कि घोड़ों के थे उनसे तैयार थी। उन्होंने अपनी सेना को नरई नाला, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नरई नाला घाटी की तरफ कूच करने का आदेश दिया, क्योंकि नरई नाला एक ऐसी घाटी थी जो जंगल से घिरी हुई थी, जहां पर थोड़ा सा घोड़ों के लिए एडवांटेज हो सकता था। ठीक है, रानी दुर्गावती के लिए नरई युद्ध हेतु सुविधाजनक स्थान, नरई के चारों तरफ घने जंगल से घिरी पहाड़ियां थी और मुगल सेना के लिए यह क्षेत्र थोड़ा सा अनजान था। अब क्या होता है, रानी दुर्गावती का बलिदान। अपनी हार से तिलमिलाए मुगल सेना के सेनापति आसफ खान ने, याद रखिएगा, दूसरे दिन विशाल सेना एकत्र करके तोपों के साथ जो है रानी पर हमला कर दिया और रानी दुर्गावती भी अपने प्रिय सफेद हाथी, याद रखिएगा उनके प्रिय सफेद हाथी का नाम क्या है, सरवन पर सवार होकर युद्ध मैदान में उतरी। रानी के साथ राजकुमार वीर नारायण भी थे। रानी की सेना ने कई बार मुगल सेना को पीछे धकेला। कुंवर वीर नारायण के घायल हो जाने से रानी ने उन्हें युद्ध से बाहर सुरक्षित जगह भिजवा दिया। याद रखिएगा सबसे पहले वीर नारायण घायल होते हैं, रानी ने उनको सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और रानी युद्ध करने लगती हैं। युद्ध के मैदान में एक तीर रानी दुर्गावती के कान के पास लगा और दूसरा जो तीर है उनकी गर्दन में लगा। तीर लगने से रानी कुछ समय के लिए अचेत हो गई। जब पुनः रानी को होश में आया तब तक मुगल सेना ने क्या कर लिया, अपना पल्ला भारी कर लिया। ये जो तीर थे वो निर्णायक सिद्ध हुए और मुगल सेना हावी हो गई। रानी के सेनापतियों ने उन्हें युद्ध का मैदान छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी, परंतु रानी ने इस सलाह को दरकिनार कर दिया, यानी मना कर दिया और अपने आप को चारों तरफ से घिरता देख रानी ने अपने शरीर को शत्रुओं के हाथ ना लगने का सौगंध खाया था।
याद रखिए रानी ने सौगंध ली थी कि वो जीते जी जो है शत्रुओं के हाथ नहीं आएंगी और कोई शत्रु उनको छू नहीं पाएगा जीते जी। याद रखिएगा इसी कथन का अनुसरण रानी अवंतीबाई ने किया था, क्योंकि वो भी इस क्षेत्र से आती थी। रामगढ़ की जो रानी थी अवंतीबाई, उन्होंने कहा था कि हमारी दुर्गावती ने कसम खाई थी कि जीते जी वो बैरी के हाथ नहीं छुए जाएंगी, और उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए रानी जो अवंतीबाई है उन्होंने भी क्या कर लिया था, अपनी कटार से अपना बलिदान दे दिया था। अपने मान सम्मान की रक्षा हेतु अपनी तलवार निकाली और स्वयं तलवार घोंपकर अपना बलिदान दे दिया, और इतिहास में वीरांगना रानी सदा सदा के लिए क्या हो गई, अमर हो गई। जिस दिन रानी ने अपना बलिदान दिया उस दिन की तारीख है 24 जून 1564। 24 दिन याद रखेगा, 24 जून जो है वो रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है। उनकी समाधि पर प्रत्येक वर्ष 24 दिन को एक तरीके से 24 जून को मेला लगता है। अब प्रतिवर्ष 24 जून को बलिदान दिवस शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और रानी दुर्गावती को स्मरण किया जाता है। महारानी गौड़वंश की रानी सदैव अमर रहेंगी और संपूर्ण गोंडवाना साम्राज्य के ऐतिहासिक तौर पर जानी जाएंगी। इसके बाद उनके बलिदान के बाद उनके राज्य का क्या हुआ थोड़ा सा है। देखिए रानी दुर्गावती के बलिदान के बाद उनका जो राज्य है, याद रखना कुछ समय के लिए उनके जो बेटे हैं यानी वीर नारायण ने चौरागढ़ से शासन किया, लेकिन मुगलों ने जब चौरागढ़ पर हमला किया तो चौरागढ़ में वो लड़ते हुए मारे गए। तो रानी दुर्गावती के बलिदान के बाद कुंवर वीर नारायण चौरागढ़ में मुगलों से युद्ध करते हुए जो है वीरगति को प्राप्त हुए और अब संपूर्ण गोंडवाना मुगलों के अधिकार में चला गया। अब इसमें एक लास्ट बात और है कि युद्ध के पश्चात संग्राम शाह के छोटे पुत्र रानी दुर्गावती के जो देवर हैं, जिनका नाम था चंद्रशाह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और इनको कुछ किले दे दिए गए। 52 किलों में से कुछ किले जो है चंद्रशाह को सौंप दिए गए, क्योंकि कहते हैं चंद्रशाह मुगलों से मिले हुए थे और चंद्रशाह ने रानी के विरुद्ध जो है क्या किया था, मुगलों की सहायता की थी। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी जो है रानी दुर्गावती के बारे में है। रानी दुर्गावती की जो समाधि है वो बरेला में है, जो रानी दुर्गावती का समाधि स्थल है, और ये बरेला ग्राम कहाँ है, जबलपुर में है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ प्रतिवर्ष 24 जून को महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर क्या लगता है, गोंडवाना जो समाज है एवं मध्य प्रदेश शासन इस स्थान पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। इसके अलावा कुछ और विशेष जानकारी है। 1988 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत शासन द्वारा 24 जून 1988 को रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट जारी कर जो है उनको सम्मान दिया गया, और याद रखिएगा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम कर दिया गया। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, कुछ स्कूल कॉलेज बनाए गए हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया। मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वो आप लोगों को क्लियर होगी, और इसमें हमने रानी दुर्गावती के शौर्य के बारे में जाना, रानी दुर्गावती के सम्मान के बारे में जाना। रानी दुर्गावती जिन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए, जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जो है क्या कर दिया, सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। रानी दुर्गावती को इतिहास में इसलिए भी जाना जाना चाहिए और आप सबको उनको नमन करना चाहिए कि उस समय अकबर जैसा शक्तिशाली शासक, जिसके आगे चाहती रानी अगर उनको अपना शासन चलाना होता, अपने राज्य को झुकाना होता या वो अपनी गर्दन को झुकाना चाहती, तो वो क्या कर सकती थी, अकबर की अधीनता भी स्वीकार कर सकती थी। लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान सम्मान के बदले क्या चुना, अपने शीश को कटाना बेहतर चुना। इसलिए रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास की उन वीरांगनाओं में शामिल हैं जो अग्रिम पंक्ति में जिनका नाम लिखा जाता है रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, जो भारत की उन महान वीरांगना महिलाओं में शामिल हैं जिन्होंने अपना बलिदान जो है, अपना सर्वस्व बलिदान दिया था। ये गोंडवाना साम्राज्य की महान राजकुमारी थी। याद रखिएगा रानी दुर्गावती ने चंदेल वंश का नाम भी रोशन किया है कि वो राजपूत कुल से बिलोंग करती थी, और उन्होंने गोंडवाना वंश की आन बान शान और परंपरा का भी पालन किया है, क्योंकि गोंड इस समय एक शक्तिशाली राज्य था और गोंड जो लोग हैं वो अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते हैं। तो इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। इस वीडियो में हमने रानी दुर्गावती के शौर्य की कहानी सुनी और रानी दुर्गावती के बारे में बहुत कुछ जाना। ठीक है, आप इनमें से कुछ इमारतों को ज़रूर याद रखिएगा। तो ये हमारी रानी दुर्गावती हैं जो गोंडवाना की शेरनी के नाम से प्रसिद्ध हैं, और इन्हें शौर्य एवं बलिदान का प्रतीक भी माना जाता है। कभी पूछा जाए किसे शौर्य एवं बलिदान का प्रतीक माना जाता है, रानी दुर्गावती। किसे गोंडवाना की शेरनी कहते हैं, रानी दुर्गावती। ये जो कुछ इमारतें थी जो मैंने आपको बताई, याद रखिएगा चौरागढ़ का किला याद रखिएगा कहाँ पर है, ये नरसिंहपुर जिले में है। सिंगोरागढ़ कहाँ है, दमोह में है। बरेला ग्राम उनकी समाधि है जो कहाँ पर है, जबलपुर में है। और मदन महल फोर्ट याद रखिएगा, ये सबसे छोटा किला है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा किला कौन सा है, यही सबसे छोटा किला है मध्य प्रदेश का, और इसको आप याद रखेंगे, ये जबलपुर में है।
जिसे पिंक स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो स्थान है ये गोंड वंश से संबंधित हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगेगा और आप इस पे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। आगे आप किस क्रांतिकारी, किस वीर योद्धा के बारे में जानना चाहते हैं, किस वीरांगना के बारे में जानना चाहते हैं, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। थैंक यू। जय हिंद।